नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज की संवाद इंडिया के मंच पर आज की चर्चा है जो कल आर्थिक रिपोर्ट एक जो भारत देश के संदर्भ में आई है, उसने ये बताया है कि किस तरह से आर्थिक असमानता देश में बढ़ती जा रही है और 1% लोगों के पास देश की बड़ी संपत्ति उनके पास है। यह वास्तव में एक बड़ा गंभीर प्रश्न है और सरकार की जो आर्थिक नीति है, ये बताता है कि सरकार को भी अपनी आर्थिक नीति पर चिंतन और मनन पुनः करना चाहिए। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर जिनकी बहुत ही पैनी नजर रहती है और बड़ा उन्हें अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी गहरी समझ है और एक बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पर उनकी बड़ी ख्याति है, बड़ी पहचान है। तो मैं उनका परिचय अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ हिमांशु बयानी जी इस समय गुजरात से सीधे जुड़े हुए हैं, जो कि बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी जो विश्लेषण है आर्थिक विषय को लेकर, उनके लिए बड़ी ख्यातिप्रद है। तो मैं हिमांशु जी का संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हिमांशु जी, इस समय चार जो चर्चा है देश के अंदर, वह जो कल रिपोर्ट आई है आर्थिक विषयों को लेकर देश की, उसने इसमें बड़ी चर्चा है इसमें देश के अंदर कि किस तरह से उसमें जो बताया गया है कि किस तरह से कुछ ही लोगों के पास देश की बड़ी संपत्ति है, जो संसाधन है उनके पास है और बहुत जो गरीब तबका है उसकी जो तादाद है और उसके पास जो आर्थिक संसाधन है, वह जो आंकड़े बताए गए हैं वह वास्तव में एक चिंता का विषय है और देश की जो आर्थिक तरक्की लगातार हो रही है उसमें भी वह सवाल खड़ा होता है कि आर्थिक तरक्की में जो ये जो गैप दिखाई दे रहा है, यह क्या सवाल खड़े करता है, इसके क्या मायने हैं? हिमांशु जी। नमस्कार, आपके संवाद इंडिया मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपको दर्शकों को भी नमस्कार। ये रिपोर्ट की जो टाइटल है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, ऑक्सफाम की जो ये रिपोर्ट है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, ये टाइटल बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि हम और आपने डार्विन की थियरी जो पढ़ी है उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, जो प्रकृति में अपने आप को अनुरूप करेगा, प्रकृति के जो नियम बदलते हैं जो भी होता है उसके आप अपने तरीके से जो बदलाव लाएगा, अपना स्किल सेट एक बिल्टअप करके रखेगा, वो सर्वाइव हो जाएगा। तो अब ये बात आ गई कि आपका स्किल सेट भी मायने नहीं रखता है, आपका कुछ और मायने नहीं रखता है, आपको सिर्फ खाली अमीर बनना है, तब जाके आप सर्वाइव हो पाएंगे। तो ये कैसा, मतलब एक बड़ा चौंकाने वाला पूरा का पूरा एक जो मतलब प्रयास है ऑक्सफाम की तरफ से, वो एक पूरा चौंकाने वाला है कि किस तरीके से आर्थिक जो विषमता है इस देश में, या जो पैसे जिसके पास होने चाहिए और जिस तरीके से आर्थिक जो एक खाई कितनी गहरी होती जा रही है, उसके कुछ मुद्दे मैं सिर्फ हालांकि अंग्रेजी में है पूरा, हिंदी में भी है, लेकिन एक मुद्दों पे मैं खाली एक नज़र आपको समझाना चाहूंगा कि क्या जी, जी। हो रहा है बेसिकली अगर देखने जाए तो इसमें कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो बहुत ही चौंका देने वाले हैं। ये पॉइंटर्स कैसे है ये समझने की कोशिश कीजिए आप। ये पॉइंटर्स में 1% की जो बात करें तो दुनिया भारत में जो 10% टॉप के जो पॉपुलेशन थी, उनका 77% जो वेल्थ है, टोटल नेशनल वेल्थ, उसके ऊपर उनका कब्जा था। मतलब 140 करोड़ की आबादी में 14 करोड़ लोग देश की 77% जो धन है उसके ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। अभी क्या हुआ है कि 73% ऑफ द वेल्थ जनरेटेड इन 2017 वेंट टू रिचेस्ट 1%। मतलब 2017 में जो 73% जो वेल्थ जनरेट हुई, मात्र 1% जो रिच लोग हैं, धनवान लोग हैं भारत के, उनको गई। हालांकि 67 करोड़ 2017 का जो आंकड़ा है, 67 करोड़ गरीब जो थे वो गरीबी की रेखा के नीचे, और उनको मात्र उनके धन में 1% बढ़ोतरी हुई। मतलब मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है जिसको महीने का 25,000 नेट सैलरी मिलता है हाथ में, कैश ऑन हैंड, तो 3 लाख रुपया अगर उसकी पगार थी, तो उसमें 1% इजाफा, मतलब 1% इजाफा मतलब 3,000 रुपए का इजाफा हुआ है। तो ये बहुत ही विषम तरीके से, मतलब एक जो आर्थिक खाई है वो गहराती जा रही है। दूसरा क्या हुआ है कि 2000 तक भारत में सिर्फ 9 अब्जोपति जिसको बोले, अरबपति जिसको बोले, 9 ही थे, जो 2017 में, 2000 से लेके 2017 में, मतलब 17 साल में वो संख्या 119 की हुई। मतलब 101
नए जो अरबपति थे उनको ऐड किया गया, और जिनकी एस्टिमेटेड जो है वो कि 70 new millionaires. Between 2018 and 2002, India is estimated to produce 70 new millionaires every day. मतलब हर रोज 17 लखपति 2018 से लेके 2022 में, मतलब ये कोरोना काल था जहां पे लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, खाने की समस्या थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रही थी, लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, कई कई किलोमीटर तक जो हमारे मजदूर है वो पैदल चल के अपने घर तक पहुंचे। उस समय के दरमियान भारत ने हर दिन 70 मिलियनर्स मतलब लखपति पैदा किए। और सबसे बड़ी चीज जो चौंकाने वाली है वो ये है कि इट वुड टेक 941 years फॉर अ मिनिमम वेज वर्कर इन रूरल इंडिया। 941 साल लगेंगे, 941 years, 941 साल लगेंगे, जो अगर ग्रामीण भारत में कोई अगर मजदूरी करता है तो उस मजदूर को 941 साल लगेंगे। आज की तारीख में जो टॉप पेड एग्जीक्यूटिव है इंडिया की किसी गारमेंट कंपनी में, उसकी जो पगार है उतना कमाने के लिए भारत के किसी ग्रामीण मजदूर को 941 साल, मतलब उसकी उम्र भी नहीं होगी ना, 17-80 साल पे लोग चल बसते हैं, तो मतलब वो पूरी जिंदगी गरीबी में जिएगा। तो ये जो आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले हैं। अब दूसरी एक चीज है जिसके ऊपर हम नजर डालते हैं, तो ये भी बड़ा ही मतलब एक भयावह आंकड़ा है, और ये किस तरीके से एक आर्थिक खाई की जो मतलब विषमता बढ़ती जा रही है वो समझने के लिए, सिंस द पेंडेमिक बिगेन, जहां से पेंडेमिक शुरू हुआ और तब से लेके नवंबर 2022 तक, बिलियनर्स इन इंडिया हैव सीन देयर वेल्थ सर्ज बाय 121%, 121% की मतलब प्रतिशत की दिशा में उनकी जो वेल्थ है वो बढ़ी है। अगर आंकड़ा हम कयास में ले तो रोज के 3608 करोड़ रुपए की बढ़त इनकी वेल्थ में दिखाई दी है। अब हुआ क्या है, भले वेल्थ बढ़ी है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 64% ऑफ द टोटल 14.83 लाख करोड़, मतलब 15 लाख करोड़ आप ले लीजिए, जीएसटी का जो पैसा आया वो came from the bottom 50% of population in 2021-22, मतलब 21-22 जो साल था फाइनेंशियल ईयर, उसमें से 15 लाख करोड़ का 64% पैसा जो है वो आया, 50% जो गरीबी या उस मध्यम वर्ग में जो जी रहे हैं वहां से आया। जो बिलियनर्स या खरबोपति या अरबोपति या लखपति है उन्होंने तो सिर्फ वो मतलब 3% जीएसटी में कंट्रीब्यूट किया है। टॉप 10% है, उन्होंने तो मात्र 3% ही जीएसटी में 3%, कंट्रीब्यूट किया है। तो 3% मतलब क्या हुआ, पूरा 1,40,00,000 भी नहीं है, मतलब करीबन 30,000 लाख करोड़ उन्होंने खाली कंट्रीब्यूट किया है। तो ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, और ये मुझे लगता है कि ये इंडिकेशन है कि भारत में क्या हुआ है। भारत एक इनवर्ड इकोनॉमी है, मतलब क्या होता है, हमारे पास ना ही तेल की खदानें हैं, ना ही कोई सोने की खदानें हैं, तेल या गैस के कुएं ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मिडिल ईस्ट में है, अमेरिका में है, फॉर्मर सोवियत यूनियन में है। हमारे पास ना ही कोई फैंग कंपनीज है जैसे फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, जिसका सब्सक्रिप्शन पे कोई दूर दराज के गांव में ले तो पैसा वो कंपनीज को मिलता है। हमारा क्या है, हमारे त्योहार जो है, हमारी शादियां जो है, हमारा एक इंटरनल कंजम्पशन सिस्टम है। फेस्टिवल सीजन होता है, एक इंटरनल कंजम्पशन, धार्मिक हमारी जो रीतियां होती है, सप्ताह होती है, कथा होती है, ध्वजारोहण होते हैं, धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हमारा एक इंटरनल कंजम्पशन वाला कंट्री तो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंटरनल कंजम्पशन स्टोरी में कहीं ना कहीं उस डिमांड में एक ब्रेक लगी है। लोगों के हाथ में पैसे नहीं आए हैं, डिस्पोजेबल इनकम जिस तरीके से आनी चाहिए या बढ़नी चाहिए वो नहीं हुआ है। और ये अगर आप देखेंगे, ये जो वेल्थ बढ़ी है पिछले सालों में, क्यों बढ़ी ये भी समझने वाली बात है। तो ज्यादातर वेल्थ बढ़ी है टेक्नोलॉजी की वजह से। नए कारखाने नहीं लगे, अब समझ लीजिए, नई मशीनरी आई है ऐसा कुछ नहीं है, पर टेक्नोलॉजी, आज ओला कंपनी जो है उसके पास खुद की मालिकी की एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी कंपनी है। उसी तरीके से ओयो अगर आप देख लीजिए, ओयो का खुद का कोई होटल नहीं है, लेकिन इतने सारे होटल रूम्स की इन्वेंट्री उनके पास है और वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लेके आए। उसी तरीके से आप स्विगी या जोमेटो देख लीजिए, तो उनके पास एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, बट सारे रेस्टोरेंट्स को पैच करके उन्होंने जो एक डिलीवरी मैकेनिज्म लाया, तो टेक्नोलॉजी की वजह से भारत में
नए मतलब जितने भी लखपति या अरबपति या करोड़पति जो भी आप बोले वो पैदा हुए, ये कंफर्म बात है और टेक्नोलॉजी की वजह से ये ग्रोथ आया, इसमें कोई कोई शंका या कोई शक नहीं है। तो इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक फोरम में भी जो रिपोर्ट दी गई उसमें भी यही बातें थी कि वर्ल्ड की 1% पॉपुलेशन जो है वो 43 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर वेल्थ के ऊपर उनका कब्जा है। तो उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मतलब ऑटोमेशन के ऊपर ब्रेक लगानी पड़ेगी, तब जाके लोगों के पास वैसी की वैसी नौकरियां रहेगी। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आप ड्राइवरलेस ट्रक की बात करेंगे या ड्राइवरलेस कार की बात करेंगे तो ये बातें मत कीजिए। आपको वो नौकरियां देनी पड़ेगी लोगों को, तब जाके आर्थिक कुछ बैलेंस हो पाएगा। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये बात करें तो आने वाले दिनों में बजट आने वाला है। ये रिपोर्ट मुझे लगता है भारत सरकार की आंखों को खोल देना चाहिए इस रिपोर्ट को, क्योंकि बहुत ही क्लियर बात है, बजट से पहले एक सत्र, चर्चा सत्र इसके ऊपर भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको ये रिपोर्ट इंडिकेट करता है कि आपके जितने बिलियनर्स बने हैं या ट्रिलियनर्स बने हैं उनका पैसा कहाँ जा रहा है, नौकरियां क्यों नहीं आ रही है भारत में, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम क्यों नहीं है, इतनी बड़ी खाई जो है, आर्थिक खाई इतनी गहराती क्यों जा रही है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर भारत सरकार को बहुत ही ठोस तरीके से कुछ सोच विचार करना पड़ेगा, कुछ कदम ऐसे लाने पड़ेंगे जहां पे नौकरियां ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम किसी भी कीमत पे आनी चाहिए, और तब जाके आप कुछ बैलेंस कर पाएंगे। खाली आप कर्ज लेके आएंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, डेट बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही डेट जाता है इन कंपनियों को बनाने में, और ये नेशनल डेट है। अगर आप देखने जाए तो बैंक में गया पैसा, बैंक से किसी उद्योगपति ने या किसी ने उठाया और वो मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बनाया, लेकिन नौकरियां नहीं क्रिएट कर पाए, अगर डिमांड भी सस्टेन नहीं कर पाए तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। और औरंगजेब करके एक फिल्म आई थी जिसपे ऋषि कपूर ने मतलब एक करप्ट कॉप का रोल प्ले किया था, एक करप्ट पुलिस वाले का, भ्रष्ट पुलिस वाले का, और उसका एक डायलॉग है कि मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में दो ही ताकतें भारत पे राज करेगी, एक जिनके पास बेशुमार पैसा होगा या एक जिनके पास बेशुमार पावर, मतलब पॉलिटिक्स जो होगी वो होगी। तो ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि जिस तरीके से हालात अभी बनते जा रहे हैं, ये पॉलिटिक्स एंड मनी पावर का जो ये नेक्सस है पूरा का पूरा, इसमें से इस भारत देश की जो अर्थतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें नौकरियां ज्यादा से ज्यादा मिले। और एक नेटफ्लिक्स से मूवी आई है, बहुत अच्छी है, गोडसे करके, तेलुगु भाषा में, हिंदी सब टाइटल्स के साथ, उसमें भी यही मुद्दा उठाया गया है कि पढ़े लिखे लोग आज डिलीवरी मतलब इंजीनियर है, टेक्नोलॉजी बीटेक किया हुआ है, कोई कैब चला रहा है या कोई डिलीवरी के मैन के तौर पे काम कर रहा है या कोई चाय का ठेला लगा के बैठा है, तो ये नहीं होना चाहिए। भारत का आपका एजुकेटेड क्लास युवा धन है, उसको आप किस दिशा में लेके आगे जाएंगे और किस दिशा से आप नौकरियां क्रिएट करेंगे। नौकरियों की एक इकोसिस्टम मुझे लगता है उसके ऊपर सरकार को एक बहुत बड़ी बहस करनी पड़ेगी, सभी को साथ लेके, चाहे विरोध पक्ष हो या जो भी हो, लेकिन इस देश को अगर आपको किसी भी कीमत पे आगे ले जाना है तो नौकरियां क्रिएट करनी पड़ेगी। खाली एक इंसान रोज का 1600 करोड़ कमाएगा, एक घंटे का 67 करोड़ कमाएगा, तो वो कैसे कमा रहा है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये हमको नहीं जानना है, लेकिन वो कितनी नौकरियां दे सकता है। ऐसे लोग जो इतना एक घंटे का इतना करोड़ों से ऊपर कमाते हैं, वो नौकरियां कैसे क्रिएट कर सकते हैं सरकार को साथ रख के, सरकार उनको किस तरीके से क्या फैसिलिटीज देती है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में, तब जाके मुझे लगता है ये पूरी की पूरी जो बात है, और ये ऑक्सफाम की जो रिपोर्ट है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, उसको आप कहीं ऐसा बोल पाएंगे कि नहीं ये रिपोर्ट गलत थी। वरना मुझे लगता है ये रिपोर्ट बहुत ही आंखें खोलने वाली है, चौंका देने वाली है, क्योंकि अगर मैंने जैसे कहा कि 3 लाख रुपया अगर महीने वर्ष साल का कोई कमाता है, कोई कर्मचारी, तो उसकी पगार में सिर्फ 3,000 रुपये का इजाफा हुआ है, और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अच्छा 3,000 रुपये का हिमांशु जी, इजाफा, महज 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 10 रुपये से भी कम का इजाफा रोज का। तो आप सोचिए कैसे वो बंदा अपनी जिंदगी निकालेगा, कैसे वो अपने परिवार का गुजर बसर करेगा, कैसे जिएगा। हिमांशु जी बड़े गंभीर सवाल आपने उठाए हैं और काफी आपने विस्तार तरीके से इसकी व्याख्या भी की है कि किस तरह से आर्थिक असमानताएं बढ़ गई हैं और जो एक आम मध्यम वर्गीय परिवार है उसके सामने आर्थिक चुनौतियां निश्चित रूप से इस समय बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट के अनुसार भी है कहीं ना कहीं। और लेकिन जो बात ये आती है कि जो आर्थिक असमानता इस समय इतनी बड़ी दिखाई दे रही है,
कि कुछ लोगों के पास पूरी संपदा है, संसाधन है सारे आर्थिक रूप से, और एक वर्ग इतना बड़ा तैयार हो गया देश में जहाँ पे जो आर्थिक चुनौतियां जिसके सामने बड़ी हो गई हैं। तो ये जो असमानता का दौर है, जो सरकार की जो पॉलिसी है, ये क्या सरकार समझ नहीं पा रही है या समझ रही है सरकार इस चीज को? आपका क्या दृष्टिकोण है सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार? देखिए हालात कुछ ऐसे हुए कि सबसे पहले जब नोटबंदी आई तो कहीं न कहीं एक बेसिकली डिमांड में कमी हमको देखने मिली, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा, मैं एक इनवर्ड इकोनॉमी है, त्योहारों का देश है, त्योहार उत्साहों का देश है, यहाँ पे शादियाँ होती है, तो वो एक कंजम्पशन आपको डिमांड, क्योंकि पैसा था नहीं लोगों के पास, तो वो डिमांड ऑटोमेटिकली डिप होगी। उसके बाद क्या हुआ, जीएसटी में लगातार जीएसटी को आपको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना था, उसमें जिस तरीके से फैसले लिए गए टैक्स स्ट्रक्चर को लेके, इम्प्लीमेंटेशन को लेके, तो वहां पे भी हमको देखने को मिला कि कहीं ना कहीं डिमांड कम हुई। और इस दो चीजों में से हम जब कुछ स्टेबिलाइज हो रहा था, कुछ बाहर उभर रहे थे धीरे धीरे, कि कोरोना काल आ गया। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें परेशान आम आदमी हुआ है। पैसे वालों ने पैसा बनाया है, जम के पैसा बनाया, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है। तो बिल्कुल सरकार की नीतियां जो है उसके ऊपर सरकार को अभी कुछ ठोस विचार करने पड़ेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आम आदमी लाइन में खड़ा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है उसे, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, अस्पताल में उसको मीलों चलना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे कमाया इन लोगों ने? ये जो पैसे वाले लोग हैं, इनका पैसा इतना बड़ा कैसे? तो कहीं तो कुछ है, कुछ पॉलिसीज है जिसके ऊपर, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना प्रशांत जी, अगर कि कुछ लोग ही बड़े पूरे समाज में, कुछ लोग ही पैसे बना रहे हैं, बाकी के नहीं बना रहे। मतलब एक क्लियरली एक इंडिकेशन है कि व्यवस्था में कुछ समस्याएं हैं। ये रिपोर्ट बताती है, मैं और आप नहीं बोल रहे। ये रिपोर्ट जिस तरीके से आंकड़े देती है, तो व्यवस्था में जो समस्या है, उस समस्या का समाधान सरकार को ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये देश कोई कॉरपोरेट नहीं चला रही है, ये देश एक सरकार चला रही है। ये देश कोई विपक्ष नहीं चला रहा है, ये देश एक पक्ष, एक सत्ताधारी पक्ष, एक बहुमत लेके आया हुआ पक्ष, वो चला रहा है। तो उनकी नीति रीतियों में रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है, जैसे आप मान लीजिए आपको बुखार है, आप थर्मोमीटर लगाएंगे तो पारा बताएगा कि बुखार की सीवियरनेस क्या है। तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक सीवियरनेस बता रही है आपको कि कुछ है, इसको प्लीज आप रिपेयर कीजिए, वरना ये जो आर्थिक खाई वो बढ़ेगी। और मतलब एक पूरी आप ऐसी कगार पे खड़े हैं कि जहां पे हो सकता है कि लोग, आज 80 करोड़ लोग सरकार का राशन मुफ्त का खाने लगे हैं, तो ये तादाद बढ़ेगी, ये इंडिकेशन है इस दिशा में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लोगों को रोजगारी देनी है, लोगों को काम देना है, लोगों को काम धंधा देना है। रोजगार कैसे बढ़े? लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम, आज लोग काम करना चाहते हैं। अगर वो काम करना चाहते और काम ही नहीं है मार्केट में, तो बंदा करेगा क्या? तो ये अच्छा हिमांशु रिपोर्ट, जी, इसमें आपको रोकता हूँ, मैं एक क्वेश्चन, जैसे आपने राशन वाली बात कही है, क्या सरकार इस चीज को समझ रही थी? क्यों जब कुछ पता चल रहा था ऐसे जो राशन का जो स्कीम है लगातार सरकार बढ़ाती गई कोरोना काल से उसके, तो क्या सरकार को भी कुछ ऐसा कुछ दिख रहा था कि देश में जो असमानताएं हैं वो बढ़ रही हैं? असमानताएं बिल्कुल बढ़ रही है, रिपोर्ट इंडिकेट कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरे आप मुझे एक समझाइए, एक पर्टिकुलर कंपनी का, आप कोई भी, मतलब मैं कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, एक कंपनी का शेयर का भाव 2007-10 में 20 रुपया था। आज वो कंपनी के शेयर का भाव 4,000 रुपए के आसपास है। तो 2010 और 14 साल में भारत ने इतनी प्रगति नहीं की, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो एक कंपनी का शेयर का भाव 4,000 रुपए, मतलब आप समझिए कि कितनी ग्रोथ आई। 20 ग्रोथ। रुपये कहाँ कहाँ 4,000 रुपए, बराबर है। तो ये कैसे हुआ है? मैनिपुलेशन है कहीं पे सिस्टम में, उसका प्राइस रिगिंग हुआ है, क्या हुआ है? ये सब मामले आपको चेक करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। ये रिपोर्ट बिल्कुल ही इंडिकेट कर रही है कि पॉलिसीज में कुछ चीजों में लेके कुछ असमानताएं हैं। कैसे? आप मुझे एक बेसिक चीज समझाइए, मैं यही आपसे बार बार यही प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये रिपोर्ट ये इंडिकेट कर दी है कि जो वेल्थ बढ़ी है वो कोरोना, जब कोरोना था पूरे विश्व में पूरी महामारी थी, लोग कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे थे, ऐसे माहौल में ये वेल्थ बढ़ी है ऐसे लोगों की। ये बड़ा प्रश्न है। कैसे हुआ है? इंजीनियरिंग ये समझने की चीज, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा कि जब पूरी दुनिया काम नहीं कर पा रही थी,
लोग बेरोजगार थे, लोग पैदल चल के अपने घर जा रहे थे, जाने के लिए पैसे घूस देते थे। ऐसे माहौल में कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग पैसे वाले कैसे हुए? कैसे? समझने नहीं, वाली बड़ा बात सवाल, है। बड़ा बड़ा सवाल है, टेक्नोलॉजी बड़ा सवाल। डिसरप्शन आया है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ इस चीज को। ये जो पैसा है वो टेक्नोलॉजी डिसरप्शन की वजह से है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप इमेजिन कीजिए, ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये ग्रोथ आई है कोरोना काल में। तो ये क्या हुआ है ऐसा कि ये बिजनेसमैन, देखिए इनके भी कारखाने तो बंद ही पड़े थे, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये ग्रोथ कहां से आई, ये पैसा कहां से आया? अब मान बिल्कुल लीजिए सही कह रहे पूरा हैं। एक गांव बंद है, गांव में लोगों ने काम ही नहीं किया है, पूरा गांव में बंद का ऐलान दिया गया है, तो उस दिन बैंक भी बंद रहा होगा, सब कुछ बंद रहा होगा। तो उसमें पैसा घुमा कैसे? उस दिन का तो वो गांव का पैसा घूमने का, क्योंकि व्यापारी को एक दिन तो लॉस गया ना। तो बिल्कुल। ऐसे माहौल में ये बड़े व्यापारी, बड़े उद्योग वाले, उनका डेट, उनका रिचनेस कैसे, वो पैसे वाले कैसे हुए? मुझे लगता है बड़े ये नहीं, बड़े गंभीर गंभीर सवाल समस्या हैं है ये। और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़े गंभीर सवाल हैं कि जब सब कुछ बंद था, ऐसे में अर्थव्यवस्था को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी गहरा संकट एकदम उस दौर में आ गई थी और बड़ी चोट लगी थी। तो ऐसे में कुछ लोगों की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होती चली गई, यह वास्तव में बड़े सवाल है। अच्छा हिमांशु जी, एक बात और जानना चाहूंगा कि जैसे कि एक जीएसटी का भी, टैक्स का भी उसके अंदर एक उल्लेख है कि जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं उनका जो टैक्स में योगदान है मात्र 3% है, और जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है उसका जो अंशदान है, जो योगदान है, वो एक बड़ा बताया गया है। तो ये जो अंतर है, जबकि वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आर्थिक रूप से, उसके बाद भी टैक्स में योगदान कम है। और जो आर्थिक चुनौतियों का लगातार सामना कर रहे हैं उसका टैक्स में योगदान बढ़ा है। ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल क्लियर बात है ना। आप समझ लीजिए, ये जो इंडिकेट कर रहा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आप बेसिक सर्वाइवल के लिए, आप अपना 2 टाइम 3 टाइम का रोटी दाल पानी खाने के लिए, चाय पीने के लिए, हर चीज पे टैक्स भर रहे हैं। ठीक। और ये जो जीएसटी जिस तरीके से इस 10% में से जो 3% आया है, तो ये यही इंडिकेट कर रहा है कि उनको जो कंजम्पशन पैटर्न उनका भी वही है, समझ लीजिए। लेकिन उनका कंजम्पशन क्या है कि उनका कंजम्पशन उनके तरीके से है। और ये कंजम्पशन जो है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने बॉटम क्लास को टैक्स बर्डन में डाल दिया है। आपको बॉटम क्लास को जिस तरीके से आपने टैक्स बर्डन में डाल दिया है, तो आपका जीएसटी का 50%, ये रिपोर्ट यही इंडिकेट कर रही है कि जीएसटी का 64% जो कलेक्शन आया है वो बॉटम 50% से है। मतलब मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो बिल्कुल। गरीब लोग हैं, जो रोज रिक्शा रेकड़ी रेडी रेकड़ी चलाता है, वहां से जो कमा के वो कुछ भी खरीदता है उसमें से जीएसटी डाल दिया, पैकेट डाल दिया तो जीएसटी, तेल लिया तो पैकेट तेल लिया तो उसके ऊपर जीएसटी। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक गांव के 1000 लोग जो कंज्यूम करेंगे और एक गांव का एक जमींदार जो कंज्यूम करेगा, तो एक गांव के 1000 लोग जो जिंदा रहते हैं वो, उनको 250 ग्राम सब्जी खानी है तो वो तो खाएंगे, जितना तेल उसमें डालना है सब्जी में वो तो डालेंगे। तो वो 1000 लोग जो कंज्यूम करते हैं और ये एक बंदा जो कंज्यूम करता है, डेफिनेटली वो कंजम्पशन पैटर्न अलग ही होगी ना, उसमें कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन यही चीज है, ये विषमता दिखाई देती है कि वो टैक्स वो भी वही खाते हैं जो एक गरीब आदमी खाता है। समझने की कोशिश कीजिए, वो भी 4 रोटी खाता है, अगर गरीब आदमी भी, मतलब गरीब आदमी अपनी मेहनत मजदूरी के लिए 8 रोटी खाता होगा, ठीक है। लेकिन बात यही है कि 8 रोटी खाने वाले को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, या 8 रोटी खाने वालों की तादाद ज्यादा है, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मामला है। अब इसमें आपको बैलेंस करना है, ये बैलेंस कैसे करें? तो मुझे लगता है इसका जवाब यही है कि आप नौकरियां दीजिए, डिस्पोजेबल इनकम दीजिए लोगों के हाथ में, तब जाके मुझे लगता है कुछ बात हो पाएगी। जी। हिमांशु, इसमें आखिरी सवाल हमारा यही है कि जैसे सरकार दावा करते हैं कि हमारी पांचवी अर्थव्यवस्था है इसमें दुनिया की, और लगातार हमारी अर्थव्यवस्था, देश बढ़ रहा है आगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो जो रिपोर्ट आई है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि सरकार की जो आर्थिक नीति है, सरकार को पुनः उस पर विचार करना चाहिए, पुनः मंथन करना चाहिए, और उसमें मतलब बदलाव की संभावना को यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती दे रही है। आप क्या मानते हैं? देखिए, बदलाव की संभावना का मुझे पता नहीं है कि बदलाव किस तरीके से आएगा, क्या होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने इस देश से इतना पैसा कमाया है। अब वो कैसे कमाया, जब देश पूरा का पूरा लोगों के पास काम धंधा नहीं था, रोजगार नहीं था,
लोग अपनी सिलेंडर के लिए या अपने मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए या फिर बेड के लिए किल्लत लगा के लाइन में खड़े थे, तब आपने कमाया। मुझे लगता है सरकार को और उद्योगपतियों को साथ बैठ के कुछ दिशा निर्देश लाना होगा कि इस देश में और नौकरियां कैसे पैदा की जाए, क्लस्टर्स कैसे किए जाए, जहां से भी उन्होंने पैसा कमाया। आज उनके पास एक डेटा है कि किस तरीके का कंजम्पशन क्या कहाँ पे है, तो उस मुद्दे पे काम करना होगा मुझे लगता है, और तब जाके आप एक पूरा सोशल बिल्डिंग और सोसाइटी बिल्डिंग कर पाएंगे। वरना आज 80 करोड़ लोग जो राशन की मतलब उसमें आ गए हैं, मुफ्त राशन में, वो शायद वो आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि आपकी आबादी भी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि आबादी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं चुनौतियां जहां आम आदमी के लिए बढ़ रही है वहाँ सरकार की नौकरी नीतियों को। दीजिए लोगों को, और नौकरी के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक डिस्पोजेबल इनकम आएगा, पैसा घूमता रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा देश में अमीर आदमी भी पैदा होंगे। लेकिन अगर अमीर आदमी अपना उत्तरदायित्व नौकरी जनरेट करने में सरकार के साथ मिलकर नहीं करेगा, तो ये खाई गहराती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आज एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ आपको। मैं ऐसा मानता हूं कि मीडिया जिस हालात में से पास हो रहा है, आज भड़ास फॉर मीडिया की एक रिपोर्ट है कि डीटीएच निकल रहे, टेलीविजन इंडस्ट्री खतरे में है। तो वो लोग नौकरी करने के लिए कहाँ जाएगा? हर कोई बंदा तो अपना यूट्यूब चैनल शुरू नहीं कर पाएगा ना। सही बात। समझने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है। क्या करेंगे वो लोग? आप उनके लिए क्या कर पाएंगे? उनके लिए कोई प्लान है? क्योंकि उनका एक बहुत ही फिक्स स्किल सेट होता है, वो स्किल सेट को यूज करने के लिए कोई इकोसिस्टम है आपके पास? तो मुझे लगता है उस दिशा में आपको सोचना पड़ेगा और उसके लिए कुछ प्रावधान करने पड़ेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज है। ड्राइवरलेस कार अगर कल को आ जाती है तो आपके ड्राइवर्स भी मतलब बिना काम के हो जाएंगे, उनको तो ड्राइविंग ही करनी आती है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो इस दिशा में मुझे लगता है ये रिपोर्ट इंडिकेटिव है कि सरकार एक ब्लूप्रिंट लाए, एक पॉलिसी लाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ठीक है, आपका जो भी है जिस तरीके से रखिए, अल्टीमेटली एक आम आदमी को क्या चाहिए? वो सुबह उठ के अपने काम पे जाए, अपना काम करे, अपना पैसा कमाए, अपने परिवार का गुजर बसर करे, और एक शांति का माहौल चाहिए। बस यही चाहिए एक बिल्कुल। आम आदमी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी उसके बेटे बेटियों में अगर ताकत होगी, पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट हो गए, तो अपने आप निकल जाएंगे आगे, देश भी छोड़ देंगे, आगे भी चले जाएंगे, और पूरा परिवार मतलब निकल जाएगा। लेकिन एक आम आदमी की आज सबसे बड़ी किल्लत ये है कि उसको जीना है, उसे जीने दीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि आम आदमी को जो जोड़ते हैं और उसकी सरकार से जो इच्छा होती है केवल ये होती है कि मेरा जीवन आराम से चलता रहे, उसके सामने कोई ऐसी आर्थिक चुनौती ना आए जिसका उसके सामना करने में मुश्किलों का उसे सामना करना पड़े। तो इन्हीं सब बातों में आपने जो आज जो जितने मुद्दे उठाए हैं वास्तव में वह आम आदमी के से सीधा संबंध रखते हैं, और सरकार को भी आवश्यकता कहीं ना कहीं ये हो गई है कि वह अपनी नीतियों को लेकर दोबारा से उसका मंथन करे, किस तरह से आम आदमियों के हितों के वह पूरा करे। ये बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है। और जो रिपोर्ट बताते हैं कि किस तरह से आर्थिक असमानता देश में बढ़ी है, यह प्रश्न वाकई गंभीर सवाल बड़े खड़े करती है कि किस तरह से सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी। और जैसे आपने कहा कि अवसर जितना ज़्यादा उपलब्ध होंगे उतने ही एक आम आदमी भी आगे बढ़ सकता है, उस आर्थिक तरक्की में शामिल हो सकता है। तो अवसर बढ़ाने की तरफ भी सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि समान अवसर सबके लिए उपलब्ध रहें और आर्थिक जो तरक्की है उसमें वह भी आगे बढ़कर उस आर्थिक उन्नति के साथ अपनी तरक्की कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। और जिस तरह से हिमांशु जी ने पूरे जो आर्थिक रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर पूरी विस्तृत व्याख्या कर यह बताया है कि वर्तमान स्थिति किस दिशा में जा रही है और उसकी कैसी दशा हो गई है। तो मैं हिमांशु जी का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपनी विस्तृत व्याख्या से हमारे दर्शकों के सामने एक बहुत ही अच्छी चर्चा प्रस्तुत की। मैं हिमांशु जी का संवाद के मंच पर आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद हिमांशु जी। शुक्रिया, शुक्रिया जी, शुक्रिया। जैसा कि आप सभी ने सुना कि हिमांशु जी ने किस तरह से पूरे विस्तार से बताया है कि देश के अंदर जो आर्थिक चुनौतियां हैं वह किस तरह से बढ़ गई हैं, किस तरह से आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, एक वर्ग लगातार आगे बढ़ रहा है आर्थिक रूप से, एक वर्ग लगातार चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब सरकार के सामने भी बड़े गंभीर सवाल हैं और गंभीर प्रश्न है कि वह कैसे इस असमानता को दूर करेगी। सरकार भी लगातार कह रहे हैं कि देश के अंदर आर्थिक तरक्की हो रही है, आर्थिक प्रगति हो रही है, लेकिन परेशानी ये आता है कि इस आर्थिक प्रगति में समाज का हर वर्ग कैसे सम्मिलित हो, कैसे हर वर्ग आर्थिक तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, ये बड़े सवाल हैं। और भविष्य में पता चलेगा कि सरकार जो आने वाला बजट है कि वह उसमें किस तरह से जो रिपोर्ट आई है उसका संज्ञान लेते हुए
ऐसी नीतियों को निर्धारण करें जिससे कि हर आदमी आर्थिक तरक्की में अपनी भूमिका कहीं न कहीं देख पाए और अपनी भागीदारी बढ़ा पाए। और यह भी देखना होगा कि सरकार किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अवसर लोगों को उपलब्ध करवाती है, नवयुवकों को उपलब्ध कराती है, जिससे कि वह भी आर्थिक तरक्की में अपने को कहीं न कहीं शामिल कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम पुनः आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।